बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। सुबह उठते ही ऐसे लग रहा था कि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है और ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल में खौफ बैठ जाता है कि दफ्तर कैसे पहुँचेंगे भाई। तो जब खिड़की से इस तरह का मौसम देख लेती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बस दौड़ लगाओ और दफ्तर पहुँच जाओ। मतलब वो जो थोड़ा सा बंदा ना टाइम देखता है, उठने को दिल नहीं कर रहा होता, हीले बहाने करता है, अच्छा थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। नॉर्मली ये रूटीन होती है, अच्छा 5 मिनट बाद उठ जाऊंगी, अच्छा 10 मिनट बाद उठ जाऊंगी। लेकिन जब इतने काले बादल देखे तो मैंने ना इधर देखा ना उधर, बस भागने की दफ्तर ऐसा ना हो कि बारिश हो और हम यहाँ तक कि फंस के रह जाएं, कहीं पानी में फंसे। पता नहीं अजीब अजीब सी थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। सो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसकी वजूहात भी क्या हैं और इसके साथ साथ दीगर खबरों की तरफ भी आएंगे। हमारी आज की टॉप स्टोरीज मेरे पास हैं। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे भी ज़रूर विश करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले, अच्छा जी खबरों की तरफ बाद में आएंगे। अभी की जो बाहर की सूरत हाल है, क्योंकि दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद है तो मैं चाह रही हूँ कि ज़रूर डिस्कस कर लें। इतने काले बादल देख के लग रहा था खूब बरसेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा नहीं हुआ। मानसून है, धूप भी थी, बादल भी थे जब मैं आई और एकदम से फिर काली घटाएं छा गई। इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, आपकी तरफ आ रही हूँ। मैं एक्चुअली खौफजदा हो जाती हूँ ऐसा मौसम देख के कि दफ्तर, आपको पता है हम तो 10 बजे के अलावा शो शुरू नहीं कर सकते, तो टाइम पे पहुँचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इमरान भाई आज लेट थे, सो हम टाइम पे पहुँचने के लिए ये करते हैं, इस तरह का मौसम देख के घंटा पहले उठो और दौड़ लगा जाओ। तो जिस तरह का बाहर मौसम था, बादल थे, अगर बारिश बहुत तेज़ होती है, बासा की तैयारी है कि अच्छा, वही रिवायती। मैं मानसून में मेरी रूटीन है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मैं कुछ 6 बजे उठ के ना पहले हर तरफ चेक करता हूँ मैसेजेस क्या हैं क्या हुआ है। मैंने आज भी सुबह 6 बजे उठ के देखा तो कुछ ज़्यादा हालात ख़राब थे, क्योंकि आज ना 40 से 50% शो हो रहा है बारिश का, और जब ये होता है ना तो बारिश ज़रूर होती है। और अभी मुझे थोड़ी देर पहले इतला आई है कि जेल रोड पे 25 मिलीमीटर बारिश हो गई है। अच्छा। और स्टार्ट जो है ना वो ले लिया उन्होंने। और जहाँ से मैं आ रहा था जनूबी लाहौर से, अड्डा प्लाट राइविंड वाली साइड से, वहाँ भी काले बादल मेरे पीछे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं स्लो स्लो। किसी भी लम्हे यहाँ टाउनशिप, इकबाल टाउन, दीगर इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन ये इतना अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि 15 अगस्त तक मानसून का तकरीबन मैक्सिमम जोर टूट जाता है और 15 अगस्त के बाद एक दो स्पेल मामूली स्पेल आते हैं, लेकिन इस बार 15 अगस्त के बाद हैवी स्पेल आया। आपने कल देखा, परसों देखा, परसों वाला आपने, और फिर जो उससे पिछले दिन हुआ उसमें तो सड़कें वैसे ही पूरी भर गई। तो ये हैवी स्पेल्स आ रहे हैं और ये बिल्कुल ये क्लाइमेट चेंज होने का और उसके भी इम्पैक्ट इस पे आ रहा है। ये मानसून में अमूमन ऐसा होता नहीं है, एक जोर आता है और उसके बाद अगस्त के मिड के बाद इसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इंतज़ामी इदारों की कारकर्दगी है उसकी तरफ से, तो अभी कुछ बादल रहेंगे और ये बारिशें तेज़ होंगी। वर्षा देखिए एक कप है, एक गिलास है, इसमें जितना पानी है उतना ही पानी जाना है। वर्षा जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी बुलंदोबाग दावे कर ले, आपकी कैपेसिटी पानी को ले जाने की, जो ड्रेनों की, जो नालों की है, वो उतनी रहनी है। अगर वो 3 घंटे की कैपेसिटी है वो 3 घंटे रहनी है, अगर वो 8 घंटे की है वो 8 घंटे रहनी है। आप ये तो कर सकते हैं कि कहीं का पानी रोक के कहीं पे निकाल दें। अमूमन ये लक्ष्मी चौक में ये करते हैं कि पहले लक्ष्मी चौक का पानी निकालते हैं और पीछे बीडन रोड साइड का, आपकी मंटगोमरी रोड साइड का, दीगर निशेबी इलाकों का पानी रोक लेते हैं। वो खड़ा रहता है, जब लक्ष्मी चौक क्लियर होता है, ज़ीरो हो जाता है, फिर वहाँ से पानी दूसरी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। ये मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि ये 4 घंटे का काम जो है 15 मिनट में कर देंगे, ये नहीं हो सकता। यानी वो फिर आपको अगर पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती है तो सारा दिन आपको अगर बाहर जाना पड़ेगा तो पानी में तैरना ही पड़ेगा। वो जो इतना हैवी बजट मिला था कहीं अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ना एक दिन हमने शुएब साहब को भी देख लिया, ठीक, ये भी शर्फ हासिल हो गया। अच्छा, कि वो शुएब साहब कौन है जो लक्ष्मी चौक पे बैठे थे, तो वो अब बैठ के ना पानी को घूर रहे थे, तो मैं भी उनको घूर रहा था, वो पानी को घूर रहे थे, मैं उनको घूर रहा था कि अब ये क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। फिर बार बार वो फ़ोन पे कहीं सुनते थे, खड़े हो जाते थे, फिर वो बैठ जाते थे, पता लग जाता था ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो देखें, बजट देना जो इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, 45 करोड़ रुपये से 42 करोड़ या 45 करोड़ इनको सालाना मिलते हैं मानसून का। अब अगर इन्होंने जौहर टाउन का सिर्फ सीवर चेंज करना है ना तो 2.25 अरब रुपए उसकी कॉस्ट है। अगर इमरान जहाँ रहता है इकबाल टाउन, वहाँ पे 7 से 8 अरब रुपए चाहिए। अगर लक्ष्मी चौक का ये पॉइंट ख़त्म करना है और यहाँ पे सारी लाइनें चेंज करनी है जो 1976 से 80 की हैं,
बोसीदा हो चुकी हैं। पानी आपको पता है जगह जगह सीवरेज मिला आ रहा है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। अगर वो आपने चेंज करना आपको 70 बिलियन चाहिए। नाखुदा शादबाग वाला एरिया बहुत डिप्राइव्ड एरिया, आपको 70 बिलियन चाहिए। अब 70 अरब रुपए कौन लगाएगा लाहौर शहर में? ऑल दो मैडम मरियम नवाज साहिबा लगा रही हैं, मैंने ये पहले भी 2-3 प्रोग्रामों में एतराफ़ किया है और मैंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया है कि वो 20-22 अरब रुपए उन्होंने आते ही वासा को दिए कि मुझे ये मामला एड्रेस करना शुरू करिए, और भी देंगे अगर उसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अब देखें ना, बहुत ये बड़ा बजट हो चुका है। हमजा शहबाज शरीफ साहब एक दौर में आए थे लक्ष्मी चौक, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर ये लाहौर का सिस्टम चेंज करने में बड़ा पैसा चाहिए, आप ये कर दें। कहते जी 70 करोड़ है, कौन लगाएगा? आज वो 70 अरब है। तो मुझे ये बताएं कि अब वो 70 करोड़ अच्छे थे कि आज 70 अरब है? उस वक्त के 70 करोड़ में बचत भी थी, आपकी बरकत भी थी, आप जो पैसे लगाते थे वो लग भी जाते थे और सस्टेनेबल। आज आप एक चीज़ बनाते हैं, अगले दिन आपको पता नहीं कि उसके अंदर क्या है और कितने दिन वो चलेगी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और इमरान का इलाका हो गया, आपका इलाका हो गया, ये इलाके बहुत डिप्राइव। बारिश आते आते दफ्तर देख रहे होंगे, बारिश हो गई तो क्या होगा? नहीं, इमरान तो घर में बंद बांध रहा होगा। लिटरली ऐसे ही है। आप यकीन जाने कि जब मैं सुबह उठा, आप दफ्तर हो, ध्यान पीछे घर में लगा होता है। सुबह उठा तो पहले हल्का मौसम जो है वो पहले खुला था, बादल खुले हुए थे और उसके बाद जो है एकदम से काले बादल जो है वो आए ना। आप यकीन जाने के पहले काले बादल देख के ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार अल्लाह तेरा शुक्र। साथ ही अगले ही लम्हे मुझे ये सिर्फ 3 सेकंड लगे और उसके बाद मुझे परेशानी ये पड़ गई कि यार मैं ऑफिस जाऊंगा और पीछे बारिश होगी और उसके बाद बारिश का क्या हाल होगा। ये कुछ दिन पहले जो सिर्फ 2 घंटे बारिश हुई, आप यकीन जाने उससे इकबाल टाउन के जो एरियाज़ हैं, यकीन जाने घरों में दोबारा पानी आ गया सिर्फ 2 घंटे की बारिश से। ये सूरत हाल रही। दूसरी बात ये रही कि मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। जिस तरह ऑब्वियसली दूरे ने आपने बड़ा ब्रीफली बताया कि वासा का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ज़्यादा बारिश होगी तो उनसे कंट्रोल नहीं होगी। जो आपके नाले बने हुए हैं ऑब्वियसली उन्होंने जितना पानी ड्रेन करना है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, दूरे ने आप भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। 2008 में मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब करता था तो जेल रोड के ऊपर ना सर्विस लेन और जेल रोड की जो मेन रोड है उसके दरमियान ना फुटपाथ के नीचे ड्रेन थी, उस पर जंगले लगे हुए थे। मैंने पूछा, तब राजा महबूब होते थे हमारे सीनियर, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने मुझे एक बुक रेफ़र की, उन्होंने कहा ये पढ़ना, तुम्हें अपने सवालों के तमाम जवाब मिल जाएंगे। उस किताब में लिखा हुआ था कि ये जो ड्रेन्स बनाई गई थी ना, ये बारिशी पानी के लिए बनाई गई थी, जो कि सिर्फ जेल रोड पे नहीं थे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये ड्रेन्स बनाई गई थी, जो कि बारिशी पानी सिर्फ बारिशी पानी जो है वो निकलता था और वो पानी जाके सीधा रावी में गिराते थे। वो ऐसा सिस्टमेटिकली था। उसके बाद जी वो ड्रेन्स ही खत्म हो गई। मतलब बात ये है, ठीक है कि वासा की एक माजरत के साथ वासा जो है ना, वो तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ वो पानी के बिल जो है ना वो वसूल करने के लिए रह गया है। आजकल ठीक लगता है इमरान को। बाकी जो काम सही लगता है बाकी जो काम है ना वो लोगों ने खुद करने होते हैं, अपने घरों से पानी निकालना। टॉप स्टोरीज की तरफ आने हैं। हम हर चीज से कुछ सीखते हैं और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। अगले साल कुछ बेहतरी आएगी कि यही? अच्छा, हमने कुछ नहीं सीखा। आप देखें इतनी पुअर प्लानिंग है। आप आजकल देखेंगे आपके इलाकों में भी, और यहाँ पे अगर आप शौक चौक की तरफ जाएं तो ये आप पार्कों का लेवल डाउन कर रहे हैं। भाई आपने शहर की सड़कें बनाते हुए उनका लेवल अप जाने ही क्यों दिया? पहले बंदा इनसे पूछे। जब सड़कें 2-2, 3-3 फुट जो है वो अब ऊपर चले गई है, लोगों के घर नीचे हो गए हैं, अब आप पार्कों को नीचे कर रहे हैं। पहले ग्रीन बेल्टों का लेवल ऊपर किया। जेल रोड की ग्रीन बेल्ट देखिए, वो रोड से कितनी ऊंची है। पहले आपने वो लेवल अप किया, अब उसको लेवल डाउन कर रहे हैं। उस पर भी खर्च आया, अब अपना भी खर्च आया। तो ये सीखेंगे नहीं। इसको देखें, पानी के अंदर एक खासियत है, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक है, अब वो पानी अपना रास्ता बनाता है। अब जो ये उल्टी सीधी इंजीनियरिंग कर रहे हैं PHA और LDA मिलके, वासा मिलके, ये देखना आप, ये एक और कोई नया चांद चढ़ेगा। पता नहीं आने वाले सालों में क्या होगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रोड्स की क्या हालात हो जाएंगे अगर इसी तरह बारिशें होती रहीं, कोई आप अच्छा सिस्टम ना बना सके। बहुत सीधा निज़ाम है, बारिशें हों तो आपका लेस्को का निज़ाम जवाब दे जाता है, वासा से कुछ हैंडल नहीं हो जाता। अल्लाह रहम करे, इतने अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, बस क्या किया जा सकता है। पहली खबर, फर्जी कार्रवाई पर पीडा एक्ट लगेगा और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फील्ड में रहने के अहकामात। मुझे तो ये खबरें भी फर्जी लगती हैं। इमरान, देखिए ना, हर जॉब के कुछ SOPs होते हैं। जिस तरह कोई ऑफिसर होगा, उसका काम क्या होता है कि उसने ऑफिस में बैठना है, अपना फाइल वर्क करना है, ठीक है। एक सेल्समैन का क्या काम होता है कि उसने शॉप पे जाना है तो उसने फिर शॉप में रहना है ना। हाँ। इसी तरह हम जर्नलिस्ट जो हैं, हमने क्या करना है, हमने फील्ड में निकलना है, हमने अपनी खबरें जो हैं वो सर्च करनी है। इसी तरह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का मकसद जो है वो यही है ना कि आपने कीमतें जो हैं उनको कंट्रोल करना है, ग्राम फरोशी नहीं होने देती। ये ठंडे कमरों में बैठ के
यहाँ सिर्फ गाड़ियों में बैठ के नहीं होना, ये फील्ड वर्क में होना है। आपको पैदल मार्च करना पड़ेगा, आपको शॉप्स में जाना पड़ेगा, आपको स्टोर्स में जाना पड़ेगा, आपको रेडियो, अब तो रेडियो जो है वो आप यकीन जाने कि वो दुकानों से, मार्केटों से ज़्यादा तो रेडियो की तादाद हो गई है। खैर ये एक अलग इशू है, तो उनको भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये चले देर आए दुरुस्त वाली बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है और मुझे हैरानगी हो रही है कि आप मान गए। देखें डीसी मूसा रजा जो है उन्होंने जो बात की है ये वाकई बहुत अच्छी बात की है कि उन्होंने अब पीडा एक्ट लगेगा। पहले कभी ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था, सिर्फ सर्जनिश जो है ना वो होती थी, एक मीटिंग होती थी, उसमें देखते थे कि भाई आपकी क्या कारकर्दगी रही है, बट अगर वो महीने बाद हो या 6 महीने बाद वो मीटिंग होती थी परफॉर्मेंस के हवाले से और देखा जाता था, सर्जनिश हो जाती थी। लेकिन अब जो है ये अच्छा डिसीजन है कि अगर वो अपनी फील्ड में नहीं निकलेंगे, कीमतों को कंट्रोल नहीं करेंगे, उन पर पीडा एक्ट लगेगा। लेकिन इसमें यह भी बात है कि जो मीटिंग हुई है डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो लिया, उसमें जो उन्होंने अहकाम दिए हैं कि हर जगह पर सरकारी कीमतें जो की रेट लिस्ट जो है वो आवेज़ा हो। वो आवेज़ा तो होती है, लेकिन वो लोग जो हैं जो बेच रहे होते हैं, वटएवर वो कोई भी है, वो सरकारी कीमतों पर चीज़ें जो है वो फ़रोख्त नहीं करेंगे, और अगर करेंगे उनकी क्वालिटी इतनी नाकिस होगी कि लेने वाला जो है वो खुद कहता है भाई अच्छी चीज़ दे दो, महंगे दामों दे दो। सवाल ये है कि एक टीम सीएम साहिबा ने भी बनाई है, सलमा भट्ट साहिबा आई थी ना मेरे शो में, सो वो भी बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी। अब डीसी साहब भी एक्टिव हो गए हैं, इन्होंने भी अपने मजिस्ट्रेट को क्या फील्ड में रहे। दुरे नायाब अगर ये सब मिलके काम कर लें तो ये मुश्किल तो नहीं है। अच्छा देखिए, मरीम नवाज साहिबा को हमें एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने नीचे बंदों को बहुत एक्टिव किया। ठीक है, वो बारिश में बहुत खुदरी निकली, चले वो हमें भी थोड़ा सा है कि वो उनको बारिश में निकलना चाहिए था, देखना चाहिए था। हालात लाहौर के बड़े बुरे थे कुछ बारिशों में, 1-2 बारिशें, लेकिन उन्होंने टीम को नीचे बहुत एक्टिव किया हुआ है। और अब ऐसा लगता है कि शायद टीम ऑटो पे चल रही है। जिस तरह मैंने बहुत अरसे में पहली दफ़ा चीफ सेक्रेटरी साहब को खुद बारिश में निकलते देखा, और वो सर्विसेज हॉस्पिटल गए, लक्ष्मी गए, मेन पे, अपनी जहाँ जहाँ था विज़िट किया उन्होंने, और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह कमिश्नर साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, हम रोज़ उनको देख रहे हैं। क्योंकि एक बात है, आप घर में बैठ के तो खबरें जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फील्ड विजिट करने है ना, उसकी खबर लगवानी है, तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। इसी तरह मूसा साहब आए हैं और मैं इनको 2-3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, ये भी बहुत वाइब्रेंट नज़र आ रहे हैं। अक्सर रात को ये पहुंचे होते हैं, कभी किसी एरिया में, कभी दिन में पहुंचे होते हैं। में भी गए। हाँ, अब ये फर्जी कार्रवाई बंद करने का सबसे पहला असूल है कि आप खुद कार्रवाई करें और फील्ड में जाएं। वो तो चले आपने स्टार्ट कर दिया। इमरान की बात ठीक है कि अब पीड़ा लगेगा तो ये बंदे के पुत्र बनेंगे, वरना नहीं बनेगा, जितना सिस्टम बिगड़ चुका है। और तीसरी बात ये है कि अब हमें हर दूसरे दिन सिफारिश आती थी कि भाईजान ये मजिस्ट्रेट वाला दुकान पे खड़ा है, इसका चालान हो गया, हमें तो एक अरसे से वो भी सिफारिश नहीं आई। इसका मतलब है कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो मैनेज हो रहा है सिस्टम सारा, वो एक दिहाड़ी चल रही है, मंथली इकट्ठी होती है, उसी में से वो अपनी जेब भी भर लेते हैं, उसी में से खजाने को भी थोड़े पैसे दे के खुश कर देते हैं, और बाद में करते हैं इतने चालान कर दिए, 1 हफ्ते बाद खबर निकलती है, वो हो जाता है। तो अब ये बात है कि फर्जी कार्रवाई के खिलाफ अब इनको पीडा एक्ट लगा देना चाहिए, 1-2 बलि चढ़ा देनी चाहिए। जितने मजिस्ट्रेट है पहले तो वो पूरे करें ना, कि वो पूरे मजिस्ट्रेट्स किधर है, कौन है वो मजिस्ट्रेट्स, या जिनके पास मजिस्ट्रेसी राइट है वो कहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो उनको बंदे पूरे करते ही हफ्ता लग जाना है, फिर बंदे पूरे होने हैं तो उनको फील्ड में पता लगना है कि अच्छा ये, क्योंकि वो तो कभी गए नहीं, कि ये बाज़ार भी हमारी हदूद में आता है, अच्छा ये मार्केट भी हमारी हदूद में आती है। इन मजिस्ट्रेट्स को मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो सीनियर मजिस्ट्रेट्स हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके रीडर्स, उनके नायब कासद वो नहीं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको अपने पूरे इलाके भी नहीं पता होंगे कि मेरी कौन सी गली है, कौन सा बाजार है, फील्ड में जाएं तो पता हो ना। तो ये चीजें पहले एक्टिवेट करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है आप जरूर ये चीजें एक्टिव हो तो मीडिया के साथ अपने पूरे दिन की रिपोर्ट शेयर करें। और डीसी साहब वाइवा जब लेंगे ना किसी बंदे का, कि अच्छा आप गए थे फलानी गली में, बताएं ना वहाँ पे, क्या पता लग जाएगा 1 मिनट में। आप जब गाड़ी में बैठने वाला कल्चर है ना, कि तस्वीर बनाई और जाके आपने अपनी खाना पूरी करने के लिए डीसी साहब बंद रीडर भेजा उसने, या अमल दरामद वाला बंदा भेजा उसने, सीधे बांटी, पैसे इकट्ठे किए, वापस आ गए, उसने कहा आज इतने मिनट। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके साथ साथ ज़रूरत इस समझ की, सबसे पहले तो इन लोगों को देखना ना कि ये अपना काम किस तरह से करें, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो फिर गिरा फरोशी करें, थोड़ा सा उन भी जरूरी हैवी करें, उधर भी खौफ किसी एक आधे को मिसाल बनाए। अच्छा, इसके अलावा हल कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून की अब वाजिया जो बचत है ना, वो इसी चीज़ में है कि वो थोड़ा बहुत रिलीफ दे दे, जैसे भी दें। ठीक है, ये बहस छोड़ दे वो कैसे देंगे, वो जैसे भी दे रिलीफ। वो सूबे के बजट में से थे, लोगों को घर जाके रिलीफ दे। मसला इस वक्त सबसे बड़ा अब महंगाई का इतना बड़ा मसला है कि आपने पीछे मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी है, वो फिर आलू प्याज से स्टार्ट होते हैं। हाँ, और वो आलू देखिए, अब वो फील करते हैं आलू प्याज वाली बातें, तो आगे आलू प्याज पे जाते हैं ना भाई, आलू प्याज अब सस्ते करेंगे तो आगे करेंगे ना। ये भी पता है कि आलू पहले क्या थे, अब क्या है, इस साल क्या है, उस साल क्या है।
अब आपको सिर्फ ये बताना है कि जी हम क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। कल भी एक मैं वफाकी वजीर साहब कह रहे थे कि जी अभी बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, 2 महीने बाद बिजली का ऐसा रिलीफ आ जाएगा। 2 महीने बाद तो बिजली की शायद हमें उससे ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मौके पे जब आपको रोटी ना मिले, आप कहेंगे हफ्ते बाद मैं पेट भर दूंगा, तो फिर लोगों को क्या कदर रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी इस टाइम लोगों का मसला हर तरफ से यही है, महंगाई कम हो जाए, और वो होती नज़र नहीं आ रही है। खैर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सोलर कनेक्शन वालों के लिए अच्छी खबर क्या है? अभी तक तो बेचारे बहुत सारे लोग जो इससे मुतासिर हुए हैं, बिल नहीं आ रहे, इंतज़ार कर रहे थे कि उनके साथ ये किया क्या जा रहा है, परेशान ही थे कि कहीं गलती तो नहीं कर बैठे सोलर लगवा के अच्छे खासे पैसे लगा के। अब खुशखबरी है कुछ दुरिन है, आप ज़रा समझा दें क्या खुशखबरी है? देखें जी, हमें सोलर लगाने वालों के साथ मुझे ज़ाती तौर पे हमदर्दी है कि उनके साथ पीछे बहुत नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ हो रही थी। कभी उनके टैरिफ तब्दील करने की बात की जा रही थी, कभी उनके जो मीटर ग्रीन लगे थे उसको बंद करने की बात की जाती थी कि अब ये मीटर नहीं लगेंगे, अब नए वाले मीटर लगेंगे। कभी उनके साथ ये कर दिया जाता था कि उनकी स्लैब चेंज करके उनका जो बिल है वो ज़्यादा डाल दिया जाता था। कभी 3 फेज़ को बंद करके 2 फेज़ पे चला दिया जाता था। मैं तो ऐसी वारदातें सुन के परेशान हो गया था कि ये किस वक्त कैसे रिलीफ मिलेगा। और ये अगर यही चाहते हैं लेस्को या कोई भी इदारा कि सोलर का रास्ता बंद करें और हम जो धड़ल्ले के साथ जितने भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करके अपनी बका को कायम रखें, अगर यही चाहते हैं तो भी खुल के ऐलान कर दें और ख़त्म कर दें, सोलर को उड़ा दें लोगों के घरों से, ज़ीरो कर दें। आप एक तरफ पॉलिसी दे रहे हैं कि जी बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, लोग सोलर पे मुंतकिल हों, लोग आएँ, हमें हमारा हाथ बटाएं, ये करें वो करें, बिजली बना के लोग इनको दे रहे हैं, बिजली बना के दे रहे हैं। लोड मैनेजमेंट में अच्छी आपको लोड मैनेजमेंट अच्छी वाली हेर फेर हो रही है। आपकी जितनी लोड मैनेजमेंट, आप जितनी बिजली बना के देते हैं, आपको आटे में नमक के बराबर ना उसका रिवर्स कर देते हैं, बाकी आपको बिल डाल के जी आगे एडजस्ट कर लेंगे। भाई आगे कब एडजस्ट करेंगे? अगर गर्मियों के 3-4 सख्त महीनों में अगर उन्होंने अपने यूनिट्स को एडजस्ट नहीं करवाना तो उन्होंने दिसंबर में कराना है, जहां शायद उनके 300-400 यूनिट खर्च हो रहे होंगे। इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और अब जब वज़ीर दाखिला साहब ने इस पर एक्शन लिया ही है तो ये छोटे मोटे इस किस्म के जो है वो थोड़े बहुत, मैं इनको लॉलीपॉप कहूँगा, सीधी सी बात है। ये अपने सर से प्रेशर और बोझ उतारने के लिए छोटे मोटे रिलीफ दे के, जिसकी आम बंदे को ना समझ है और ना को बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है, ये रिलीफ दे के ना लोगों का ध्यान बटा रहे हैं। आपको ओवर बिलिंग नहीं भूलनी चाहिए, आपको फ्यूल एडजस्टमेंट में यूनिट की हेरफेर नहीं भूलनी चाहिए, लोगों को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने की जो इन्होंने वारदात की आपको नहीं भूलनी चाहिए। लोगों के ज़ाती खरीदे हुए मीटर्स को उतार के ले के जाके पर्चे करा देना आप लोगों पे आपको नहीं भूलना चाहिए। आपको जो 15 दिन का एक जाली सा रिलीफ दे के लोगों को जी ज़बरदस्ती की जी हम 15 दिन आपके आग बढ़ा देते हैं जी, लेकिन बिल आपने यही देना है, ठीक है। आप लोगों की हालत पे तरस खाएं, आप इस तरह के रिलीफ ना दें। मुझे बताएं, रिलीफ ये जो ट्रांसफ़र लोड मैनेजमेंट की शर्त जो ख़त्म की है, कितना कोई इम्पैक्ट आएगा? आप अगर ये कैलकुलेशन अगर ख़बर में की जाती कि जी एक बंदे को कितना रिलीफ पॉसिबल होगा कि मिलेगा, तो मेरा ख्याल ये लोगों को समझने में आसान होना था। आपने एक कैटेगरी में रिलीफ देना शुरू किया, लेकिन आप बताएं ना कि आपने 200 यूनिट की कैटेगरी तक, 500 यूनिट की कैटेगरी तक या उससे अपवर्ड कैटेगरी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक तो वो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी कमी है, और ओवरऑल जो इन्होंने जिस तरह आपने देखा है कि ये जो हुकूमत ने भी पॉलिसी अनाउंस किया, पता लगे कि वो 200 यूनिट तक तो है ही नहीं। वो रिलीफ जो सरकार दे रही है आपको, अगर किसी को 200 यूनिट होंगे तो उसको वो जो टैरिफ में पर यूनिट रिलीफ मिला ना, वो नहीं मिलेगा। इस तरह की हेरा फेरी है। फिर पता लगी कि वो नहीं, वो परमानेंट नहीं है, वो तो सिर्फ 2 माह के लिए है जी, और वो सुबह अपने वसाइल से कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि रिलीफ जो ट्रांसफ़र लोड मैनेजमेंट की शर्त ख़त्म करके दिया गया है, उसको लॉक नहीं किया गया, बिल्कुल ऐसे उस पर कोई अमाउंट डिफाइन नहीं की गई, उस पर आपको पर स्लैब जो आपकी अमाउंट डिफाइन होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। ये एक पंजाबी में कहते हैं इमरान, ओले में रख के रिलीफ देने वाली बात है, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं इस कैलकुलेशन में समझ आ रहा तो फिर लोगों को कहाँ समझ आएगा। बिल्कुल सही कहा इमरान। ना देखिए, मादरत के साथ आपके जो सरकारी महकमे हैं उनका फोकस जो है ना वो अवामी सहूलियात की तरफ, अवामी सहूलियात की फराहमी की तरफ कम और रेवेन्यू जनरेशन की तरफ ज़्यादा होता है। ये सोलर के हवाले से बिल्कुल दुरे ने आपने ठीक बात की कि जिन लोगों ने सोलर लगाए उन्हें कई मसाइल का जो है वो सामना रहा है। सबसे बड़ा मसला लोगों के लिए ये रहा कि जब उन्होंने 10, 15, 20 लाख का सोलर ले लिया कि चले जी हमारी
2 साल में कीमत जो है वो पूरी हो जाएगी ना, फिर फ्री बिजली होगी, सोलर की कीमत पूरी हो जाएगी। जब उन्होंने अपने सोलर लगवा लिए, फिर उन्हें कहा गया कि जी आपको जो बिजली फ़राहम की जाएगी ना, आपको जो कनेक्शन फ़राहम किए जाएंगे वो 3 फेज़ से फ़राहम किए जाएंगे ट्रांसफार्मर से, ठीक है। और अगर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर, जो कि आपको पता है कि आए रोज़ ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब होते हैं, अगर वो ख़राब हो गया तो आपको 2 फेज़ पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा, वहाँ से आपको बिजली फ़राहम नहीं की जाएगी। तो वो बेचारे तो पिस गए ना। और आपने तकरीबन कोई 2 हफ्ते की पहले की बात है कि शायद सिप्रा ने ये खबर दी थी कि 3 फेज़ जो है वो उनको सप्लाई नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनके सोलर जो है वो अब वापस जो है वो बिजली नहीं दे सकेंगे वापडा को। अच्छा, ऐसे मसाइल थे। फिर उसके बाद दुर्र नियाम ने ठीक बात की कि इसके अलावा और कई मसले हैं जिनकी तफसील दुर्र नियाम ने बता दी कि आप बिजली के इस्तेमाल पे टैक्स दे रहे हैं, वो मीटर जो आपने खरीदा हुआ है उसका रेंट भी दे रहे हैं, बिल ही नहीं आ रहे थे तो लोग फिर जो बिजली आप यूज कर रहे हैं उस पे जो टैक्स, जो बिजली आप यूज कर रहे हैं उस पे जो आपको टैक्स पड़ रहा है, उस टैक्स पे भी एक टैक्स जो है वो है। मतलब ऐसी चीजें जो है ना, खुदारा अगर कोई सारे जो है बिजली यूज कर रहा है तो उसको भाई उतना ही बिल डालो जितनी वो बिजली यूज कर रहा है। आपने पता नहीं कुछ 10-12 किस्म के टैक्स जो है वो डाले हुए हैं। लेकिन चले, ये अच्छी बात है कि कवानीन में तरमीम जो है वो कर दी गई है, सोलर वाले जो है थोड़ा सा रिलीफ उनको मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक जो है ये कामयाब हो गए, क्योंकि जो अफसरान बैठे हुए हैं ना, अल्लाह के हुक्म से जो लेस्को के अफसरान बैठे हुए ना, उन्हें पता है कि शिकंजा कैसे कंट्रोल करना है आवाम को ना। जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जानती जिन्होंने अपने जेवरात बेच के कड़वा घूम ऐसे किसी ने गाड़ियां बेची हैं, हम वो कि आप आगे आने वाले बड़े मसाइल से बच जाएं। लोगों ने कहा कि चलो जी अपनी जमा पूंजी लगाओ, जेवरात बेचो, तो ये एक कड़वा घून भर लो, सोलर लगवा लो, ताकि ये जो आगे मसाइल आ रहे हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन उनको नहीं पता था उनके लिए और बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर है, वज़ीर आला पंजाब के अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाहौर समेत तमाम अजला की पुलिस फेल हो गई। मतलब अभी हम कल बात कर रहे थे कि कितनी सारी सहूलियात आईजी साहब ने दी, थानों के हालात देख लें, मतलब कहीं पे फ्रंट डेस्क बनाए गए, कहीं पता नहीं क्या क्या जिद्दत के नाम पे किया गया। और 15 पर कॉल खुद आईजी साहब को मैंने 2-3 दफ़ा देखा कि उन्होंने अरफा करीम जाकर 2-3 जगहों पे जाकर 15 की कॉल का फीडबैक लिया हमारे अपने प्रोग्राम्स में, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। अब बावजूद उसके ये सूरत हाल है। इमरान, अच्छा देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये आईजी साहब की तरफ से ख़ुद जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है, और जिसमें इंकशाफ ये हुआ है कि जो 15 पर कॉल्स की जाती हैं, और मोस्टली अब जो है वो सीरियस कॉल्स जो हैं वो होती है, क्योंकि माजी में ऐसी कई ख़बरें जो हैं वो हम तक पहुंची और लोगों तक भी पहुंची कि जिन्होंने फ़ेक कॉल्स की उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो है ना वो किए गए। उसके बाद से लोग जो हैं वो थोड़ा सीरियस हो गए, और 15 पर सिर्फ वही कॉल होती है जो सीरियस होती है, जिसमें कोई ना कोई मसला होता है। अच्छा, 15 पे जो कॉल होती है ऑब्वियसली वो इसी की बेस पर होती हैं कि उन पे मुकदमात जो है ना वो होने चाहिए, और पुलिस जो है वो रिपोर्ट में ये बयान किया गया है कि 100% जो है वो मुकदमात करने में नाकाम रहे हैं थाने, और उसकी वजह ये है कि जब कोई भी मुकदमा होता है तो फिर उसको लेकर चलना होता है, ठीक है, और उसमें पुलिस जो है उसको एक्टिव रहना पड़ता है, उस सारे मुकदमे को देखना पड़ता है, फिर पार्टियों को जो है वो बुलाना पड़ता है, फिर उनसे आमने सामने जो है वो बिठाना होता है, तो पुलिस पे बोझ जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। अब तो ऐसी बात भी नहीं है कि पुलिस को जो है मुख्तलिफ टास्क जो है वो दिए जा रहे हैं कि जो उनका काम है वो ना करने दिया जाए और कोई और टास्क जो है वो दे दिया जाए, वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वीवीआईपी की सिक्योरिटी पे भी अब सैकड़ों पुलिस एहलकार जो है वो नहीं लगाए जाते, किसी के घर के बाहर भी दर्जनों पुलिस एहलकार जो है वो नहीं लगाए जाते। जब आपको मॉडल थाने बना दिए गए हैं, आपको ड्यूटी के औकातकार जो हैं वो मुनासिब कर दिए गए हैं, आपको तमाम तर रिलीफ दिए गए हैं, तो फिर ऐसी नाअहली का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है कि लोग आपको अगर हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं, मदद तलब कर रहे हैं, तो उस पर आप मुकदमात जो है वो नहीं कर रहे। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपके अपने सरबराह जो है वो ये आपकी कारकर्दगी रिपोर्ट लेकर सूबे के सरबराह के पास चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही दुरनाया जी। देखें, 15 के पहले भी बहुत सारे मसाइल थे जिसमें आप कॉल करेंगे ना, पहले तो हदूद का तयन ही नहीं होगा,
सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप बताइएगा। फिर इलाके का तयन अगर खुदा ना खास्ता हो ही जाए तो उसके बाद पुलिस के पहुंचते आने और उसके बाद का एक लंबा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगले दिन आपको बुला रहे हैं, अज़ियत में आ जाते हैं, आपको बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आपसे इफ एंड बट करके इधर उधर के सवाल मारेंगे कि जी आप कहेंगे यार इसका इस केस से क्या ताल्लुक है, कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, उधर क्या है जी, कमाते क्या हैं, लाते क्या हैं। इस तरह की भी इन्वेस्टिगेशंस पे बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और 15 का तो रिस्पांस टाइम जो है बहुत बेहतर हो गया था डीआईजी हैदर अशरफ जब थे उस दौर में। और आपको याद होगा कि वो यहाँ पे बैठ के भी अक्सर वो शो में आके उन्होंने कहा था कि जी अब रैंडम क्लिक मारें। जी बिल्कुल। आज किसी पुलिस अफसर को कह दें आप उन्हें कि जी सरप्राइजली आए और हम सरप्राइजली यहाँ से ऑफिस के किसी बंदे को 15 पे कॉल करवा के आप रिस्पांस लेके देखते हैं। अव्वल तो कोई आएगा नहीं इस चीज़ पे, और कोई आएगा तो वो आगे पहले माजरत कर लेगा जी कि देखिए लूप होल हो सकते हैं, हम 100% रिस्पांस नहीं दे सकते। फिर आपने डॉल्फिन पुलिस, पीरो पुलिस, लाहौर पेट्रोल, ये पता नहीं मुजाहिद, मुहाफिज, पता नहीं कौन कौन से पे क्यों बना रखी है भाई। कभी टाइगर उतर आते हैं। और आप हमारे रिपोर्टर्स की खबरें पढ़ें, इरफान मलिक साहब की खबर पढ़ें, आप आबिद की पढ़ें, आप इसरार साहब की पढ़ें कि क्राइम रेट कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है। मुझे सिर्फ एक बात आपसे पूछनी है, कुछ नई चीज़ें हो ना, नए एक्सपेरिमेंट हो, उसमें ये सब होना समझ आता है। ये 15 की कॉल तो अरसा दराज से शायद हम बचपन मैं आपको एक बड़ा अजीब वाक़या बताता हूँ। 15 तो चलें, एक है कि बड़े बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लोग इनके साथ प्रैंक भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, ये भी बर्दाश्त करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी से वासा ने कहा जी कि आप हमें बारिशों के दौरान कैमरों की एक्सेस दें ताकि हमें पता लग जाए वाटर पॉन्डिंग किधर है, और अगर कोई हमारे बंदों की गफलत है या खुदा न खास्ता हादसे का शिकार होता है तो उसमें डिफाइन किया जा सके कि हुआ क्या था। उनको नहीं मिली, अंदाजा कर। आज मानसून ख़त्म हो गया है, उनको नहीं मिली कि जी हमारा बड़ा हसास डाटा है। अब मुझे बताएं कौन सा हसास डाटा है उसके अंदर? वो पब्लिक डाटा है, वो आपकी मेरी मूवमेंट का डाटा है। हाँ। वो हमारे गली मोहल्ले घरों की उसका डाटा है, पर्सनल चीज तो नहीं है ना, वो तो पूरे लाहौर में आपने ठीक है। वासा ने अपने कैमरे लगा के 10-12 जो पॉइंट थे जिस तरह के भी थे उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करने का एक मैकेनिज्म बनाया। लेकिन एक सरकारी इदारे को फॉर सर्विंग ऑफ पीपल, फॉर सीकिंग ऑफ हेल्प, उनको अगर नहीं हेल्प मिली तो हमारे सरकारी इदारे हमें कहाँ से कोई चीज़ प्रोवाइड करेंगे। 15 की हालत भी ऐसी ले लें आप कि उन्होंने हमें क्या रिस्पांस करना है, वो तो आपस में लड़ते रहते हैं। एक कॉल कर दें तो 2 एसएचओ में लड़ाई हो जाती है, और वो खुल्लम खुला लगे होते हैं जी कि मेरा एरिया नहीं था, आपने मुझे ये कहा, आपका एरिया नहीं था, फलाने की चले गए, एक दूसरे पे डालने चले जाते हैं। तो आईजी साहब ने खुद भी बैठ के लोगों का बिहेवियर रिस्पॉन्स चेक किया, इनको तमाम तर फैसिलिटीज दे दी, प्रमोशन दे दी, इजाफी तनख्वाहें दे दी, कुछ देने के बावजूद पुलिस का कल्चर क्यों नहीं तब्दील हो रहा? मुझे सिर्फ एक सवाल आज तक नहीं मिला। नहीं, काम भी कर लें आप काम करते हैं तो थोड़ा सा आप बदमिजाज हो जाते हैं। जो बंदा काम करता है ना, जो एक्सपर्ट होता है, वो इधर उधर की हैंकी बैंकी नहीं मारता। हाँ। ना वो बैठ के गप्पे मारेगा, ना चाय पिएगा, वो अपना काम करेगा। लोग उसको कहेंगे ये बड़ा बदमिजाज है, लेकिन वो काम कर रहा होता है। हमारे तो अल्लाह के फजल से पंजाब पुलिस में 80% बदमिजाज भी है और काम भी नहीं कर रही होती। इस चीज़ का तो आप इमरान कितना बैड एक्सपीरियंस है, मेरे कितने बैड एक्सपीरियंस हैं, आपके कितने बैड एक्सपीरियंस हैं। बट ये स्टिल बहुत सीरियस इशू है। किसी बड़ी इमरजेंसी की सूरत में खुदा ना खास्ता किसी के साथ, मेरा तो ये ख्याल है कि आईजी साहब को रिपोर्ट्स ये जनरेट करने से और होने से पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। आप अथॉरिटी है ना, देखिए आप अथॉरिटी हैं। अगर आप भी इस तरह की चीज़ों को इस तरह से शो होने देंगे, बेबसी का मुजाहरा होगा, इदारे का मजाक उड़ेगा, तो फिर मुझे बताएं कौन रिलीफ देगा? आप आईजी हैं, आपको बिल्कुल इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इतने अच्छे इंसान हैं आप, उस्मान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं ज़ाती तौर पे भी उनको देखता हूँ, इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतनी अच्छी वो लोगों की वो माइंड बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं भी हैं। तो आपको मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे उम्मीद थी कि इनके टेन्योर में पुलिस का बिहेवियर बदलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ये जो पैनिक बटन के तौर पे ये सब कुछ किया जा रहा है, यहाँ 15 की कॉल नहीं हो रही तो पैनिक बटन को कोई प्रेस कर देगा तो क्या हो जाएगा? मैं असल में चाह रही थी कि कुछ आने वाले दिनों में इस पे शो करें और लोगों को बताएं कि इसको इस्तेमाल कर सकते हो खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई मसला होता है। बट यहाँ तो 15 आज तक आपकी मौसर नहीं हो सकी तो पैनिक बटन क्या मौसर हो जाएगा? समझ से बाहर है ये चीज़ें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। हम आ जाते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर क्रैकडाउन किया गया है। पासपोर्ट एजेंट माफिया का बड़ा नेटवर्क FIA के शिकंजे में आ गया है। ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया है। दौरे नायाब। अच्छा, आप
फ़र्ज़ करें आप अपने हस्बैंड का पासपोर्ट लेने जाती हैं, आपके हस्बैंड आपका लेने जाते हैं, आप किसी बहन भाई का, माँ बाप का लेने जाते हैं, आपको अथॉरिटी लेटर्स की ज़रूरत होती है, बाकायदा प्रूफ की ज़रूरत होती है, आइडेंटिफिकेशन। इनके पास पूछे 1500 पासपोर्ट्स आए कैसे? ऐसे ही है। ये कौन सा अंदर से नेटवर्क चल रहा था कि लोग खुद ही प्राइवेटली जाके लोगों के पासपोर्ट परसू करवा रहे थे और खुद ही रिसीव करके पासपोर्ट अपने पास रख रहे थे। भाई आप अगर किसी का पासपोर्ट रखते हैं अपने पास, एक तो पहले FIA के कानून के तहत उस पर पर्चा हो जाता है, आप किसी का पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकते। फिर अगर आपने किसी का पासपोर्ट रख ही लिया अपने, तो फिर आपने मनमाने पैसे लेने हैं ना। उसका पासपोर्ट अगर आपने बनवा के दिया है तो आप फिर अगर 5,000 जेन्युइन फीस होगी तो आप 10,000 ही लेंगे ना, फिर उससे 12,000 लेंगे, 15,000 लेंगे। और आजकल जितना कहत पड़ा हुआ है पासपोर्ट्स में, जितने इश्यूज आए हुए हैं, नॉर्मल अर्जेंट पासपोर्ट बन ही नहीं रहे, लंबे लंबे टाइम हो रहा है, कभी आपकी कोई लेमिनेशन पेपर का इशू है, कभी कोई इंक प्रॉब्लम है, आपसे तो मुंह मांगे पैसे दे के लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। और इतना बड़ा ग्रो ये जो इस वक्त एक्टिव हुआ है ना, ये ऐसे एक्टिव नहीं हुआ, ये तमाम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर दाखिला साहब का एक्शन के बाद FIA को होश आ गया, वरना तो ये तो उनका काम था ना, इतने सालों से होता रहा, इतने सालों से तो ये हो रहा था ना। और FIA की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इससे पहले हाथ डालता। अगर वज़ीर आला पंजाब गार्डन टाउन अगर वज़ीर दाखिला साहब गार्डन टाउन ना जाते पासपोर्ट ऑफिस, उस दिन 2 बंदों की बलि ना चढ़ती, वहाँ पे 24 घंटे आप लोगों का डेडलॉक निकालने के लिए एक्शन ना लेते, तो ये हालात आज आपको इतना सुकून नहीं मिलना था और ये फिर आगे से आगे चीज़ें नहीं चलनी थी। होता क्या था, मामूली सा एक्शन होता था, एक दिन खबर लगती थी, अगले दिन ख़त्म हो जाती थी, एजेंट वहीं बैठे होते थे। वो पूरा एक ग्रो है ना। आपने कुछ अरसे बाद देखना था, उन्होंने बाकायदा पासपोर्ट ऑफिस के बाद दुकानें खोल लेनी थी, पक्की दुकानें बना के रेट लिस्ट लग जानी थी ऊपर कि टोकन जमा कराने के इतने पैसे, बैंक ना जाकर खुद हमारे जरिए जमा कराने के इतने पैसे। होता तो ये टर्म ये कर दें तो बेहतर है। लाइन में लगने के इतने पैसे, लाइन में ना लगने के इतने पैसे। ठीक है, अब आप भी पता है कि पासपोर्ट से, मैंने ना मेरा पासपोर्ट अपने शहर साहिवाल से बनता है क्योंकि मैं वहाँ का पैदाइश मेरी वहीं की है, तो मैंने आज तक लाहौर में ट्रांसफ़र करवाने की जहमत ही नहीं की क्योंकि मुझे पता जो यहाँ सलूक होता है ना, छोटे शहरों में फिर थोड़ा बहुत लोग दिल लिहाज कर लेते हैं, कोई जानने वाला मिल जाता है, कोई पासपोर्ट ऑफिस में ही आपका मल्लेदार, कोई रिश्तेदार मिल जाता है। यहाँ तो वो हालात ही नहीं है और बहुत बुरे हालात हैं। अब इनको अगर सज़ा ना मिली ना, आगे काम है पीछा करना। अगर FIA के लीगल विंग ने इनको सज़ाओं की तरफ ना लेके गए ना, तो ये पहले से ज़्यादा तगड़े होके आएंगे और 1500 क्या पासपोर्ट, ये तो 5000 पासपोर्ट बना के बैठेंगे और लोगों को कहेंगे कि ठीक है जी, उनसे से ऐसी, उनका तो रूटीन का काम है। ड्राई क्लीन हो गए ना, गए पुराने दब्बे धुल गए, दोबारा नए अज़म जोश के साथ दोबारा वापस बैठेंगे और नए सिरे से नई फीसें लेके। उनका कमाई का जरिया कैसे रोकेंगे? देखिए, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बात करें, ये बड़ा लंबा बड़ा पुराना ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। और FIA की साबका कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई कश्ती डूबती है जिसमें पाकिस्तानी मर जाते हैं और उसके बाद जो है वो FIA हरकत में आता है और कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है। अच्छा, उसमें हमने कभी भी ये नहीं देखा कि FIA ने ये एजेंट तो पकड़ लिए हैं, लेकिन इन एजेंटों का इदारे के अंदर किस किस से ताल्लुक़ है, किन किन अफसरान के साथ ताल्लुकात हैं, वो चीज़ें सामने नहीं आई। अब भी आप ये देखें, आपको लगता है कि ये जो एजेंट माफिया है, ये जो 7 अरकान इनके पकड़े गए हैं जिनके पास ये 1500 पासपोर्ट जो है निकले हैं, क्या आपको लगता है कि ये बगैर अंदर की किसी हेल्प के कर रहे होंगे काम? और दूसरी बात ये है कि जब से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जब से इसकी सरबराही उन्होंने अदा कर रहे हैं, तब से मैं कल ही एक हमारे रिपोर्टर हैं उनसे बात कर रहा था कि अब मैंने कहा ये कैसे हो रहा है कि हर दूसरे दिन हमें इश्तिहारी मुलजिम जो हैं वो कोई जर्मनी से पकड़ा जा रहा है, कोई दुबई से पकड़ा जा रहा है, कोई फ्रांस से पकड़ा जा रहा है। ये एकदम से क्या हो गया? उसने कहा कि जब सरबराह ऐसा हो ना जिसने आपसे पूछना हो कि भाई आपकी कारकर्दगी क्या रही है, तो फिर जितने पेंडेंसी है ना, जितने पेंडिंग केस है, ठीक है, उनको उन्हें मुकम्मल करना पड़ता है। अब आप ये देखें कि ये जाली इनके पास मोहरे जो हैं वो निकली हैं, जो खबर की मालूमात है उसके मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की जाली मोहरे जो हैं वो इनके पास निकली हैं और ये पता नहीं कितने अरसे से गैर कानूनी तौर पर इंसानों को बाहर भेज रहे हैं, लोगों को बाहर भेज रहे हैं और वो लोग आ जा भी रहे हैं, ठीक है। स्पेशली ज़ियारतों पर लोग जो हैं वो जा रहे हैं, उनको भी ये वीज़े जो हैं वो अलॉट करते थे और पता नहीं कब से ये कर रहे हैं। और बेचारे वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे जिनके साथ हादसात होते हैं वो तो रिपोर्ट हो जाते हैं, पता नहीं ऐसे कितने हो गए जिनकी अमवात जो है वो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हुई। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि ये जो एजेंट माफिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है।
जब तक अंदर से इनकी रूट्स को नहीं पकड़ा जाएगा ये लोग ऐसे ही बेलगाम हुआ करें। अच्छा, हर सतह पे तनकीद होती है, हर तरह पे संजीदा फनकार तनकीद करते हैं, और मैंने आपको अक्सर यहाँ पे बैठ के मैं मिसाल देता हूँ कि मैं संजीदा तनकीद जो करते हैं ना, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। और जो स्टेज आर्टिस्ट हैं हमारे, वो भी इतनी ज़्यादा संजीदा तनकीद करते हैं। मैं अमानत चंद साहब की बात करता हूँ, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। इफ्तिखार ठाकुर साहब हो गए, साफ़ सुथरे लोग हैं, गंदी बात नहीं करते। वो एक दिन कोई इस तरह की जुगत कर रहे थे, कहते कि अमेरिका के ना लोग बहुत पैसा लगा के चांद पे उतरे, तो वहाँ पे पाकिस्तानी धोतियाँ पहन के फिर रहे थे, बनियाने पहन के फिर रहे थे। उन्होंने कहा यार हम इतने पैसे लगा के, कहते जी सानू तो पता नहीं, सानू तो एजेंट छड़ गए। तो यहाँ तक देखें उसके तंज में, उसके मजाक में बहुत बड़ा एक मैसेज था। हम उसको भी संजीदा नहीं लेते, हम उसमें भी क्वेश्चन उठाते हैं कि आपका एजेंट माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है। ये हकीकत है, बिल्कुल ये हकीकत है। लेकिन मेरे ख्याल से आप नहीं बच पाएंगे ये एजेंट माफिया, और FIA को इस पर फॉलो अप लेते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अभी वज़ीर दाखिला साहब की हिदायत पर आपने क्रैक डाउन कर लिया, इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम सरप्राइज विजिट किए जाएं, छापे मारे जाएं और इनको पकड़ा जाए। अदरवाइज़ हम तो अपने बचपन से यही सुन रहे हैं कि जिसने पासपोर्ट बनवाने जाने, आपको जाते ही वो एजेंट घेर लेते हैं। और वो वाकई जो दुरे ने आपने बताया है कि अगर आपने लाइन में लग के बनवाना है तो इतने पैसे, और अगर आपने लाइन के बगैर बनवाना है तो इतने पैसे। अगर ये खुले आम घूमते रहे तो एक टाइम ये भी आ जाएगा घर में बैठ के बनवाना है तो इतने पैसे। और यही ना मैंने बुनियादी बात इसलिए किया है कि यही लोग घेरते हैं लोगों को, ऐसे ही है। यही वो एजेंट हैं जिनके बाहर वाले एजेंटों और वो आपको अंदर भी ले जाते हैं आराम से अंदर ले जाते हैं, अंदर बैठे लोगों के साथ काम हो जाता है। हाँ इमरान, इतना नेटवर्क मजबूत है कि इनके अंदर भी राब्ते हैं, इनके बाहर भी राब्ते हैं, इनके फिर यूरोप के पुराने मुल्कों पता नहीं वहां पे भी बैठे एजेंटों से राब्ते हैं। बस ये नेटवर्क अगर इसी तरह से स्ट्रांग होता रहा, आवाम मुतासिर होती रहेगी, लेकिन FIA का यहाँ पे बहुत अहम रोल होना चाहिए, इसके लिए फॉलो अप होते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। अभी हमने जाना है जी ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस होंगी फिर आएंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक बार फिर से हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं, हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि जी पॉजिटिविटी, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। बिलाशुबा नाउमीदी कुफ्र है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, मुस्बत सोच सोचते हैं, जब सुबह उठे ना तो बड़ी ज़हन में अच्छी अच्छी प्लानिंग मैं करती आ रही होती हूँ, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। पॉजिटिव सोचें, आप अपने आप को एक्टिव भी फील करते हैं, आप अपनी वर्क प्लेस पे आके भी अच्छा महसूस करते हैं। ये पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रखती है। अब ये तो कहते हैं हमारे नफ्सियात। अब वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ मसाइल फेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग हम देखते हैं कि नॉर्मल एक मुआशरे का बिहेवियर देखें ना, जो हमारी सोशल इश्यूज़ जिनमें हम कहते हैं, अगर कोई प्यारा नहीं है तो उसको कोई कुछ एम ही आता जाता कुछ कोई कह देगा कि भाई ये तो एम ही सा है। बहन भाइयों में लोग कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर आप दुबले पतले नहीं हो, क्योंकि आजकल तो ये मसला है ना कि भाई अगर आप दुबले पतले हो तभी आप खूबसूरत हो, आपकी वो एक स्टेटमेंट बना ली गई है। बहुत सारे लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं, उन्हें लोग कोई यहाँ से कुछ कह रहा है, कोई यहाँ से कुछ कह रहा है, कोई यहाँ से कुछ कह रहा है, आपको सोसाइटी में मूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर रंग काला है तब भी लोग आपको नहीं छोड़ते, अगर आपका कद छोटा है तब भी आपको लोग नहीं छोड़ते, अगर आपका कद बहुत लंबा है तब भी आपको, मतलब आप किधर जाएं। अब ये चीज़ें आपके यहाँ असर करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि एक चीज़ हमेशा अब आपके साथ जुड़ के रह गई है ना, तो वो चीज़ें अगर आपको कोई रिपीट करता चला जा रहा है, हर रोज़ आप कहीं से गुजर रहे हैं तो भैया आपको कोई ऐसे ऐसे ही देखता चला जा रहा है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, आप कहीं पे भी जाकर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कुछ आज ऐसे लोगों की मेंटेलिटी भी जानने की कोशिश करेंगे, उनकी नफ्सियात पे क्या असर होता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ माहिर नफ्सियात भी मौजूद होंगी जो बताएंगी कि ये चीज़ें हमारी लाइफ की क्वालिटी को कैसे डिस्टर्ब करती हैं, हम अच्छे तरीके से कैसे परफॉर्म नहीं कर सकते। और मैं ज़रूर उन लोगों की मेंटेलिटी भी जानूंगी जिनको आदत ही कीड़े निकालने की होती है। अच्छा जी, हमारे मेहमानों की तरफ चलते हैं। नाजिश फरीद साहिबा माहिर नफ्सियात हैं, रूबी मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, और इनको बुलाने का जो असल मकसद है वो ये है कि आप हमारे मेहमानों को देख सकते हैं, रूबी का वेट जो है वो खासा ज़्यादा है। टिकटॉक पे आना, फिर इसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना,
लोग तनकीद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इनका कंटेंट कैसा है, बाहर कहीं जाती हैं, बीइंग वुमेन ना आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सो लोग क्या कहते हैं इस पर बात होगी। लोगों का काम वैसे तो कहना है और वो कहते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आऊँगी रूबी आपकी तरफ। जी जी, मुझे ये बता दीजिएगा क्या सोसाइटी का इम्पैक्ट है, लोग कहते क्या हैं? लोगों की तो आदत है बात करना। बेसिक जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैंने यूरोप में भी टूर्स किए हैं, वहाँ पे मोटापा या पतले बंदे का या काले बंदे या वाइट का कोई वो डिफरेंस नहीं लोग करते, अपनी ही कामों में लगे रहते हैं, उनकी बिजी लाइफ है। ये पाकिस्तान के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस किया जाता है और ज़्यादा तनकीद करते हैं मर्द। अच्छा, औरतें कम करती हैं। आप यकीन करें मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, और औरतें जो है ना 88% है और जो मर्द है ना मतलब वो कम है, लेकिन मर्द जो है ना वो फजूलियात लिख रहे होंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको ये चीज़ें लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या वो कहना क्या चाह रहे होते हैं। अगर आप किसी शॉप में गए हैं तो ऐसे ऐसे कोनी मारेंगे एक दूसरे को कि वो आई हैं। अगर कोई प्यारी लड़की भी आई है या प्यारी औरत भी आई तो उसके जो है कोई ठीक नहीं है या इनका दिमाग ही ख़राब है, इनको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन तनकीद होती है, बहुत ज़्यादा होती है कि शर्म नहीं आती, इतना वेट है, मतलब मोटो, पीछे से आवाज़ लगा देंगे, जब आप मुड़ के देखेंगे तो कोई आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब बैठे हुए गॉसिप ही कर रहे होते हैं ना, वे लोगों को काम तो कोई होता नहीं है। तो मतलब होता है, काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। इवन के मेरी जब मैं अपनी यूट्यूब खोलूँ या मैं कोई अपना सोशल मीडिया पेज खोलूँ तो पहले मैंने उसके कमेंट्स जो है ना ऑफ़ किए हुए थे बहुत पहले। तो मुझे सारे कहने लगे कि रेटिंग्स आती है, कमेंट्स ऑन रहे ना, तो पता चलता रहता है कि क्या कोई ब्रांड प्रमोशंस आ रही हैं या कोई चीज़ आ रही है। तो मैंने उसको ऑन कर दिया। यू कांट बिलीव इट कि उसके ऊपर इतने गंदे और वाहियात मैसेजेस आते हैं कि पढ़ने वाला शर्मिंदा हो रहा होता है। इतने इतने बुरे अल्फाज, तंदूर, भैंस, बैल, बेरिया, संडा, पता नहीं क्या कुछ, गेंडा, ये समझ से बाहर बात है। ये ना आप अपनी असल में तरबियत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, अपने घर के माहौल को आप बता रहे होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो मेरे ख्याल से बुरा कहने का हक भी किसी को नहीं है। मुझे ये बताएं, मैं आपसे सबसे पहले तो रूबी ये जानना चाहूँगी, जब आपको सोसाइटी में तनकीद का सामना रहा तो आप परेशान नहीं हुई? आपने सोशल मीडिया पे आने का कैसे सोच लिया? ऑब्वियसली वहाँ तो फिर लोग खुल के, फिर तो आपको पूरी दुनिया देख रही है ना, तो आपको ये नहीं लगा कि मुझे तो पहले सोसाइटी में लोग नहीं छोड़े, इतनी तनकीद करें, मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगी तो फिर तो सब लोग ओपन है ना? जी जी, बेसिक जो है ना, मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट रही है मेरी अम्मा की। अच्छा। अम्मा कहती थी लोग कुछ भी कहें, आपको पता है ना आप क्या हो। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से, मैंने MBBS किया हुआ है, एज अ डॉक्टर मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मुझे कभी अपनी मेडिकल लाइन में भी प्रॉब्लम्स आई हैं कि अगर मैं किसी को डाइट प्लान बता रही हूँ तो वो कहते हैं कि जी आप खुद तो अपना वेट क्यों नहीं कम करते, मतलब लोग कर देते हैं क्वेश्चंस। तो मेरी तो मल्टीपल डिजीज़ थी जिसके मेरी सर्जरीज हुई हैं ऊपर नीचे, तो मेरा वेट ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। तो हमेशा अम्मा की तरफ से मॉरल सपोर्ट रही है कि बेटा कोई कुछ भी कहे, आपने अपना मिशन नहीं छोड़ना। फिर कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं फीमेल्स, उन्होंने मुझे कहना आपने भारती को देखा जो इंडिया की हैं, वो कैसे चल रही हैं, मतलब किस तरह उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, आप कर सकते हो और आप इसमें भी प्यारे लगते हो। मुझे मेरी डिज़ाइनर्स बड़ा मॉरल सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं है। फिर एक मेरी पहचान हो गई, मोटापा ही पहचान हो गई, उसी को ही लोगों ने जो है ना मतलब लाइक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर हम बहुत बड़े इवेंट पे जा रहे होते हैं तो मुझे कपड़ों के लिए प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती हूँ मैं किस तरह की ड्रेसिंग करूँ। अगर मैं शलवार सूट पहनती हूँ तो इस पार्टी पे मैं नहीं जा सकती, इवेंट पे नहीं जा सकती, यहाँ का वेस्टर्न ड्रेसिंग है। अगर मैं अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, मेरी जो डिज़ाइनर्स 2-3 डिज़ाइनर्स हैं वो मेंटेन कराती हैं। मैंने साइकेट्रिस्ट से हायर किया हुआ है जो मेरी मेंटली सिचुएशंस को समझते हैं। मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं, सम टाइम लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, और अब मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं अकेली भी जाती हूँ विदाउट कैमरा मैन, अपने विदाउट टीम। मुझे अगर कहीं जाना पड़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाती हूँ और अच्छी अचीवमेंट्स हैं मेरी। तो आप तो एक टाइम से गुजरी और यहाँ तक पहुँची जी। नाजिर साहिबा, मैं आपके तरफ आना चाहूँगी। जी। बहुत सारे लोगों का ये मसला है, किसी को लोग जीने नहीं देते उसका काला रंग है, किसी को लोग जीने नहीं देते ओ इतनी जोर हो लग रही हो, तुम इतनी मोटी हो, मतलब ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं।
माशाल्लाह ये डॉक्टर हैं, एक बच्ची में एबिलिटी हो सकती है वो डॉक्टर बने, ये बातें सुन सुन के उसका दिमाग जो है वो बंद हो जाता है। किस तरह से ये चीज़ें हमारी नफ्सियात पे असर करती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, अल्लाह मियाँ ने ना हर इंसान को अपने वे में यूनिक बनाया है, ठीक है। आप अपने वे में यूनिक हैं, ये अपने वे में यूनिक है। जिस तरह फूल है, एक गुलाब का फूल अपने वे में यूनिक है, गेंदे का फूल अपने वे में यूनिक है, तो आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसी तरह इंसानों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा, बॉडी शेमिंग जो होती क्या है, बॉडी शेमिंग सिर्फ ये नहीं है कि मोटा है या पतला है, काला गोरा भी है, लंबा छोटा भी है, नाक देखो इसका तोते जैसा है, मोटा नाक देखो पकौड़े जैसा है, बाल देखो इसके लंबे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में क्या किया हुआ है, एक ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जी। रिश्ता लेना है, गोरी हो, पतली हो, लंबे बाल हो, ये हमारा ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड सेट हुआ है। लोगों को ये नहीं पता कि आपको इसका कितना इमोशनल इफ़ेक्ट होता है। इमोशनल इफ़ेक्ट में क्या आता है, सबसे पहले आप उसके अंदर गिल्ट डाल रहे हो, शेम डाल रहे हो, फिर आप उसकी लो सेल्फ इस्टीम कर रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है बिल्कुल, उसको मूड स्विंग्स हैं, फिर आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, एक इंसान को आप मोटा कह रहे हो या पतला कह रहे हो, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, आप बिंज ईटिंग करना शुरू हो जाओगे, आपको ईटिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा, अनहेल्दी खाना खाना शुरू कर दोगे आप। जो है कई लोगों को बुलिमिया हो जाता है, वो उंगली मार के जैसे वो वॉमिट करते हैं। कई लोगों को डिप्रेशन सवेयर हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आती हैं, सेल्फ हार्म आता है, सब्सटेंस यूज़ आता है। तो ये सारे जो है ना इफ़ेक्ट साइकोलॉजिकल और आपको मेंटल बहुत इफ़ेक्ट आता है। फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप ये देखिए, आप कॉन्शियस हो जाते हो, आप आपकी बॉडी लैंग्वेज देखो बिल्कुल ऐसी हो जाती है। आप कहीं जाके आराम से बस बैठे रहते हो, कोई इधर पिक्चर्स में आना पसंद नहीं करते हो, वीडियो में अपने आप को छुपा रहे होते हो, पीछे पीछे छुप रहे होते हो। तो ये आपको इतना स्कार छोड़ जाते हैं, ये छोटे छोटे रिमार्क्स के इंसान को समझ नहीं आती कि ये एक आपके दिल पे और दिमाग पे एक जख्म छोड़ जाते हैं, ऐसे ही जो कि उसको हील ना किया जाए तो वो एक नासूर बन यानी लाइफ तो टोटली डिस्टर्ब होके रह जाती है। सो कभी आपको लगा मेरी टोटली लाइफ डिस्टर्ब होके रहेगी, फिर उसमें से निकली कैसे? बिल्कुल लगा। समटाइम ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि भाई मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आना छोड़ देनी चाहिए, इवन कि अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, भाई मुझसे अब काम नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैंने जब एक आधा दिन घर में रेस्ट किया, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, नहीं जी ये चीज़ें जो है ना वो गलत है, कि मतलब खुद से जाओ, खुद से देखो, आपको वाहिद आपका आईना बता रहा होता है आप कैसे लग रहे हो। तो मैंने हमेशा जो है ना लोगों की परवाह करनी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, अपनी ज़िंदगी जियो। ये अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है, इसको हमने कैसे अपनाना है वो हम जानेंगे अपनी मेहमान से। नाज़िर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी गुफ्तगू को थोड़ी सी ब्रेक लग गई थी, सीएम साहिबा लाइव आ गई थी। अच्छा जी, नाज़िश फरीद साहिबा पे मैं जाऊंगी, माहिर नफ्सियात हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी अब हमने लोगों की परवाह कैसे करना छोड़नी। कोई इसका क्राइटेरिया है कि लोग कुछ भी कह रहे हैं हमें परवाह नहीं होनी चाहिए? अच्छा, है बहुत मुश्किल काम लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक तो देखिए, स्टार्ट हमारी सारी चीज़ें घर से शुरू होती हैं। समटाइम्स पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार, उनको जाने अनजाने में वो ऐसा कोई सार्केज़म बोल देते हैं या ऐसी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात कर जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि बच्चे को इफ़ेक्ट कर गई है वहाँ पे। अब बच्चे को जब इफ़ेक्ट कर गई है तो आपको हमारे वैसे भी जनरली भी मैं कहती हूँ जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत मैटर करती है और टोन बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब इंसान के अंदर ये एहसास कमतरी आ जाती है, लो सेल्फ इस्टीम आ जाती है, तो उसके अंदर अपने बॉडी शेमिंग के ऊपर लेके फेयर ऑफ जजमेंट आ जाता है कि मुझे जज करेंगे, मैं उधर शादी पे जाऊंगी तो जज करेंगे, रेस्टोरेंट जाऊंगा तो जज करेंगे। और हमारे पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड है, आप एड्स देख लें जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, काला गोरा, लंबे बाल, पतले होने की चीज़ें, उसको भी देख के जब है ना हम अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड जब सेट करते हैं ना, जब वो री इन्फोर्स कर रहे होते हैं, वो भी हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट होती है। देन सोशल मीडिया के ऊपर अब इस चीज़ को जब रोकना, सबसे पहले तो जब आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये वो सारा कुछ आपको है, नहीं ठीक आ रही, ठीक हो रही तो प्रोफेशनल हेल्प लें। बट इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? आपके लव्ड वंस, आपके माँ बाप आपको री इन्फोर्स करें कि या आपको मोटिवेट करें कि यू आर परफेक्ट इन योर स्किन, ठीक है।
और आप वो बिलीव करना शुरू कर देते हो कि नहीं आई एम फाइन। अपना कंपैरिजन करने जब आप बंद करते हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। चलिए, ये एक थेरेपी है, ये आप सबको मेरे ख्याल से करनी चाहिए। लोगों की परवाह किस तरह करनी छोड़नी चाहिए, वो थेरेपी क्या है वो तो हमें नाज़िर साहब ने बता दी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, यूट्यूब पे आपने अपना कंटेंट बताया, टाइमिंग कैसे मैटर करती हैं, और वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए सजेशन क्या होगी? अर्निंग अच्छी हो जाती है? जी, यूट्यूब पे अर्निंग बहुत अच्छी होती है अगर आपका कंटेंट अपना है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो अच्छी पेमेंट आपको आती है। इसके रील्स की भी इन्होंने कर दी है, लॉन्ग वीडियो के साथ रील्स पे भी प्रमोट कर रहे हैं अब, और यूट्यूब ने बहुत आसानियाँ भी दे दी हैं। और मैंने बजाते खुद जो है 2 महीने के अंदर 300 के सब्सक्राइबर किए, और कोई इसमें मुझे इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। जो मैं टिकटॉक पे वीडियो लगाती थी वही मैं यूट्यूब पे लगा देती थी। मतलब ओरिजिनल तो हमारे पास पड़ी होती है ना, वाटर टैग हटाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वही हम उधर लगा देते, तो उसी से करते करते जो है ना वो आगे। लेकिन जो नए यूट्यूबर्स हैं जो आना चाह रहे हैं, बिल्कुल अर्निंग इसमें है, जेन्युइन है, और ये पर मंथ आपको पेमेंट्स भी आती है, लेकिन उसको मोनेटाइजेशन जो है ना पहले करवाना पड़ता है। मतलब 1000 आपके सब्सक्राइबर हों, 4000 आवर्स जो हैं वो आपके वॉच टाइम हो, और अगर वो रील्स पे काम करना चाह रहे हैं तो 10 मिलियन वॉच टाइम हो, और उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो तो 1000 के ऊपर ही होंगे। सही। नाज़िर साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो दौड़ है, ये जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे सब लोग बड़ा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ये ज़िंदगी को पुरसकून बना रही है या हमें मेंटली और बिजी कर रहे हैं? हम रिलैक्स फील इन चीज़ों से कर सकते हैं? देखिए, एक तरह से तो अवेयरनेस भी है, आपको अवेयरनेस भी मिल रही है, लेकिन एक तरह से आपके लिए बहुत मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया को देखते हो, आप मॉडल्स देख रहे हो, आप एक्ट्रेसेस देख रहे हो, आप कंपैरिजंस कर रहे हो, बिकॉज वो एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ है। नो डाउट, ठीक है, उनकी स्किन स्मूथ है। आप ये देखें, अब हम लोगों को सबको आदत ही फिल्टर्स के साथ है, फिल्टर के बगैर तस्वीर ही नहीं खींच सकती है। आप फिल्टर्स ऐसे आगे पतला करो, डबल चिन कम हो रही है, क्लियर स्किन हो रही है, तो ये हमारे जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे सोशल मीडिया से आ रहे हैं, कंपैरिजंस आ रहे हैं उसको देख के। तो वो एक तरह से अच्छी भी है, बिकॉज अगर आपको जो चीज़ों का नहीं पता, जो चीज़ें आप सीखना चाहते हो आप सीख भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट गुड, आपकी मेंटल हेल्थ पे। जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं कुछ चीज़ों के, साथ ही साथ नेगेटिव भी होते हैं। अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी वो चीज़ें जो कि हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा और खासा बना ली हैं, जिनके बगैर हम समझते हैं कि ज़िंदगी हमारी लाजम व मलजूम हो ही नहीं सकती, ये भी मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड हम खुद सेट करते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाए, दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान रहने दें। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।